सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कंसेप्ट के बारे में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये वोल्टेज वर्ड का यूज़ बार बार किया जाता है, इसको आज हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं तब हम जा कर के इजीली इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी है उसको कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि स्टेशनरी है, जो कि फिक्स्ड है एक जगह पे। इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R² होगी। इतना हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया था कि एक टेस्ट चार्ज जब हम लोग इस फील्ड में रखते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम्ब फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि कहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई कहने का मतलब है कि ये टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। वहीं इस चार्ज को उठा के मैं थोड़ा दूर रखूँ तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक है। ये बात समझ में आती है। उसको कैलकुलेट कैसे किया था, E इज इक्वल्स टू में F अपॉन में Q, यानी कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज हो या ना हो, यहाँ पर अगर कोई चीज़ लाई जाएगी तो उसके ऊपर तो इतना ही फोर्स लगेगा। तो E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R²। तो यानी कि इस टेस्ट चार्ज से ये इंडिपेंडेंट है। इतना हमें समझ में आता है। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट R से किसी पॉइंट P तक लेके आते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के। एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाए और जब ये P पर आया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। मतलब जो वर्क हम लोगों ने इसके ऊपर किया वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब चूंकि दोनों के दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, मतलब दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो एक स्प्रिंग की तरह कूलम्ब फोर्स इसके ऊपर लगेगा और इसे P पॉइंट से R पॉइंट पर धकेल देगा, ले जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाया जाता है तो क्या होगा कि इसके ऊपर कुछ वर्क भी तो होगा। भाई पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी तो E इज इक्वल टू में F अपॉन में Q करते थे, यानी कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब यहाँ क्या है कि इस टेस्ट चार्ज पर होने वाला वर्क, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर आप लोग गौर से समझ पा रहे हो तो मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट चार्ज को जैसे इस फील्ड के ऊपर लाया जाएगा, इस फील्ड के अंदर लाया जाएगा, इस पे जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल सेम सा नहीं लग रहा है। भाई उस समय इसके ऊपर फोर्स लग रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो रही थी, अब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल हो गया। जी बिल्कुल भाई, अलग अलग पॉइंट पर इस फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे अपना अपना पोटेंशियल होता है। देखिए ये थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। जैसे ही आप पास लेके आते हो इस टेस्ट चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि जगह जगह पर अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, हर पॉइंट पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मैं थोड़ा पास लेके आया तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई। सिंपल सी बात है। लेकिन उसके बाद इस चार्ज पे जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू में वर्क ऑन पर यूनिट चार्ज, यानी कि V इज इक्वल्स टू में वर्क यानी कि W अपॉन में Q भी लिख सकते हो। और इस वर्क को आप लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। भाई ये जो वर्क होता है यही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो U अपॉन में Q लिखा जा सकता है इसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फील्ड में यहाँ पर पड़ा हुआ है टेस्ट चार्ज, तो यहाँ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसमें अगर मैं इस चार्ज का, इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह का, इस पर्टिकुलर पोजीशन का पोटेंशियल क्या है। समझ रहे हैं आप लोग।
देखिए, इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी समझाता हूँ, थोड़ी सी अजीब है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत खतरनाक सांप है, यानी कि एक स्नेक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके आसपास इसकी अपनी फील्ड है, जिसके अंदर अंदर आने पर वो किसी पे वार कर सकता है, किसी को जख्मी कर सकता है। तो एक इंसान है जो कि इसके पास जाता है, ठीक है। वो जितना ज़्यादा पास जाएगा, सांप की एनर्जी बढ़ती जाएगी कि सांप ये देखेगा कि मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। यानी कि जितना ज़्यादा ये मेरे पास होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो उसको डस ले और ख़त्म कर दे। तो इसका मतलब जब ये यहाँ होगा, इसके बिल्कुल पास होगा, उस समय सांप के पास ज़्यादा एनर्जी होगी जिसको डस सकता है। और जब इससे थोड़ा सा दूर होगा तो सांप की एनर्जी थोड़ी कम होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो उसको डस के मार डाले। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है। ये तो तब की बात है जब यहाँ पर कोई आदमी बैठा हो, मतलब यहाँ अगर आगे वाले पॉइंट पे, पास वाले पॉइंट पे कोई आदमी बैठा है तो इस समय सांप की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो उसको आराम से मार सकता है। यानी कि इस वक्त जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ अगर थोड़ा सा दूर बैठा होगा तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, यानी कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो बच जाए, ठीक है। ये तो तब की बात है जब आदमी यहाँ बैठा हो। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आदमियों को उठा देते हैं और यहाँ पर ये जो पोजीशन है उसको मार्क कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर मरने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, यहाँ मरने का पोटेंशियल सबसे कम। आदमी बैठा था तब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, उठ गया यानी कि हम सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल सेम बात कर रहा हूँ कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इस फील्ड के अंदर अगर चार्ज यहाँ पड़ा हो, मतलब अगर चार्ज की पोजीशन ये हो, तो उस समय इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया जाएगा इस चार्ज की वजह से, मेन चार्ज की वजह से। और अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो उस वक्त इसका जो वर्क होगा इसके ऊपर वो थोड़ा कम लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। सेम चीज़ है जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी में हो रही थी। पास जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी। अब यहाँ पर दोनों पोजीशंस नोट हो गई, तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पोटेंशियल कम। तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू में W अपॉन में Q, यानी कि इस पर यूनिट चार्ज पर होने वाला वर्क, या फिर वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी स्टोर करते हैं तो U अपॉन में Q भी लिख सकते हैं, यानी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो पोटेंशियल है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वैसे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है तो हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला था। एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, जिसका ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे R और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VP माइनस VR इज इक्वल्स टू में UP माइनस UR अपॉन में Q। यानी कि इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर इस UP पे कुछ वर्क होता है, इस UR पे कुछ वर्क होता है, इस वर्क में से इस वर्क को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स का, P और R के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 16 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी में क्या होता है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका वोल्टेज कहलाता है। और ये वोल्टेज किस काम आता है? हमने अभी अभी देखा कि चार्ज पर होने वाला वर्क, यानी कि अगर मान लीजिए कि 16 वोल्ट की अगर बैटरी है तो 16 वोल्ट के हिसाब से हम लोग कितना काम कर सकते हैं चार्ज पे। एक चार्ज जो है एक टर्मिनल से निकल के दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, उस हिसाब से करंट सप्लाई होगा। भाई जैसे एक टर्मिनल से हम लोगों ने अप्लायंस को जोड़ा, इसमें से चार्ज निकला, इस अप्लायंस में से होते हुए निकला और फिर दूसरे टर्मिनल में आकर के घुस गया। जितना ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा वर्क हम लोग इन चार्ज के ऊपर कर सकते हैं और अप्लायंस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। वोल्टेज समझ में आ गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समझ में आ गया। तो हम यहाँ से इजीली पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक फील्ड है जिसमें हम लोग एक छोटा सा चार्ज डेल्टा क्यू लेके आते हैं, बहुत इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं और बहुत मतलब बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी पे लाते हैं जिसमें ज़ीरो एक्सेलरेशन है, इनफाइनाइटली स्लो स्पीड के अंदर, तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो लगने वाला जो वर्क होगा वो डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो उस समय इसका जो वोल्टेज होगा वो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा क्यू होगा। सिंपल है।
कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से आप लोग निकाल सकते हो इसकी यूनिट, जो कि होगी 1 जूल पर कूलम, यानी कि जो वर्क होता है या फिर एनर्जी होती है उसका जो यूनिट होता है जूल, और जो चार्ज होता है उसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। यानी कि 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला जो भी वर्क है, जो भी एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी, उसको आप लोग 1 वोल्ट कहते हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सीधे सीधे होती है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के पास कुछ है, चार्ज से दूर कुछ है, दोनों की एनर्जी को आपस में घटा दो तो आपको एनर्जी मिल के आ जाती है, जो कि कुछ ये होती है। वहीं पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, ये अपॉन में क्यू है, उसकी वजह से टेस्ट चार्ज से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो अब यहाँ पर हमें अगर रिलेशन देखना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है यहाँ पर वी माइनस वी आर इजिकल्स टू में यू पी माइनस यू आर अपॉन में क्यू, यहाँ पर हम लोग इसको डेल्टा वी इजिकल्स टू में डेल्टा यू अपॉन में क्यू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू इजिकल्स टू में क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, यानी कि पोटेंशियल को टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, जैसा कि मैंने बताया था, राइट। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर क्यू आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्यू से इंडिपेंडेंट है, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये जो है ये रिलेशन निकल के आता है दोनों के बीच में। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये फंडा कि ये है क्या एग्जैक्टली। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास क्या है कि एक मोटरसाइकिल की 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि एक मोटरसाइकिल की बैटरी में 2 टर्मिनल्स हैं और उन टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का है, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू 12 वोल्ट की है, जो कि 5000 कूलम चार्ज को मूव करवाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक टर्मिनल से चार्ज चलेंगे दूसरे टर्मिनल तक जाएंगे, तो ये 5000 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाता है। और वही हमारे पास एक कार की बैटरी है जो भी 12 वोल्ट की है, मतलब उस कार बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी है वो भी 12 वोल्ट है, यानी कि वो बिल्कुल सेम वोल्टेज की है, लेकिन वो 60,000 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाता है। समझ रहे हैं? एक वोल्टेज में 5000 कूलम जा रहा है, दूसरे वोल्टेज में 60,000 कूलम जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों बैटरीज में लगने वाली एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल यही है फंडा कि भाई ये 5000 चार्ज को भेज रहा है तो ये कम एनर्जी लगा रहा होगा, और ये 60,000 चार्ज को भेज रहा है तो ये ज़्यादा एनर्जी लगा रहा होगा। तो ईजी है, हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई पहले वाले में क्या है कि क्यू की वैल्यू 5000 कूलम है, डेल्टा वी की वैल्यू 12 वोल्ट है। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू में डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 जूल, यानी कि इतनी एनर्जी लगती है, इतना वर्क करना पड़ता है इसमें, मोटरसाइकिल वाली बैटरी में चार्ज पर इतना वर्क होता है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई एक एक चार्ज पर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 जूल का वर्क होता है या फिर एनर्जी लगती है। वही चीज़ हम लोग करें कार वाली के साथ, जहाँ पर क्यू की वैल्यू 60,000 है और जो आपका डेल्टा वी है वो तो 12 वोल्ट है ही। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से तो निकल के आएगा 7.20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल, यानी कि यहाँ पर चार्ज पर लगने वाली जो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी होगी। अब हम देख सकते हैं साफ साफ कि कार वाली बैटरी जो है वो चार्ज पे ज़्यादा एनर्जी लगाती है, मोटरसाइकिल वाली जो बैटरी है वो चार्ज पे कम जो एनर्जी है वो लगाती है, और उसी की वजह से जो कार है वो ज़्यादा तेज़ चल पाती है, ज़्यादा उसके अंदर पावर है, और मोटरसाइकिल में कम है। अब आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हो यहाँ पे, दोनों की दोनों बैटरीज में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सेम है। यहाँ जो मेन फंडा है वो है एनर्जी का या फिर वर्क का जो चार्ज पे किया जा रहा है। मोटरसाइकिल वाली बैटरी कम वर्क कर रही है इसलिए वो कम चलेगी, कार वाली बैटरी ज़्यादा वर्क कर रही है तो वो ज़्यादा चल रही है। समझ रहे हैं? तो इसी को आपको समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में किस तरीके से तालमेल बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फ़र्क क्या है दोनों के बीच का। इसी के साथ साथ एग्जांपल की मदद से आपको समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी का कितना फ़र्क पड़ता है बैटरीज के अंदर। अब इसके बाद भी इस टॉपिक के अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, इस वीडियो के अंदर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है,
या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।